अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। इमरान खान साहब के बेटे ने एक ट्वीट की है, क्या तफसीलात हैं वो आपसे शेयर करूंगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कुछ मजीद रहनुमाओं को सजाएं हो सकती हैं, किस अदालत से सजा हो सकती है, क्या तफसीलात हैं वो भी आपको बताऊंगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के केसेस में तेजी आने वाली है, उसकी क्या वजह है, सारे माहौल से फायदा कौन उठा रहा है, उस हवाले से भी कुछ तफसीलात हैं, कुछ मजीद खबरें। कोशिश होगी कि आज के इस ब्लॉग के अंदर वो भी आपसे शेयर की जाए। सबसे पहले जरा बलोचिस्तान चलते हैं। आपको पता है कि एक वीडियो वायरल हुई जिसमें देखा जा सकता है कि एक लड़की को, एक आदमी को कत्ल किया गया। एक सरदार के कहने के ऊपर यह कत्ल किया गया। एक जरगा हुआ था, उस जरगे ने उनको वो सजा सुनाई और उसके बाद जब वो चीज वायरल हुई, ऑलमोस्ट महीने के बाद जब वो चीज सोशल मीडिया पे आई तो उस बंदे को गिरफ्तार कर लिया गया। शेरबाज सातकजई उसका नाम है, सरदार शेरबाज सातकजई, और इस वक्त वो पुलिस की कस्टडी में है। अब वो जो लड़की है जिसका कत्ल हुआ, उसकी वालदा की वीडियो सामने आ गई है और वो वालदा जो है कुरान हाथ में उन्होंने उठाया हुआ है और वो ये कह रही हैं कि जनाब ये जो फैसला था ये बिल्कुल दुरुस्त था। जो शेरबाज सातकजई साहब हैं वो बिल्कुल बेगुनाह हैं, उनको रिहा कर दिया जाए और इसमें किसी किस्म की कोई गलत बात नहीं हुई। अब इस खातून के ऊपर पता नहीं कितना दबाव है। अगर ये वीडियो वो नहीं बनाती तो क्या उनके साथ भी वही सलूक होगा जो उनकी बेटी के साथ हुआ। पर एनीवे, अब दबाव है या नहीं है, क्या ऐसे वो आके उनके बयान देने से मामला हल हो जाएगा? वो कैसे बेगुनाह है, उसने कत्ल करवाया है, उसके ऊपर ये इल्जाम है, कत्ल हुआ है, सारी दुनिया ने देखा है। आप कैसे दो इंसानों को ऐसे कत्ल कर सकते हैं? तो अब देखते हैं कि जनाब वहां पे बलोचिस्तान की हुकूमत क्या करती है। यकीनन वहां पे नवाबों के, सरदारों के बयानात तो उस तरह सामने नहीं आ रहे, लेकिन दबाव जरूर हुकूमत के ऊपर आ रहा होगा। बलोचिस्तान की असेंबली ने एक वैसे मुतफिका करारदाद भी मंजूर की है, इसको कंडेम किया है, लेकिन ये सारा एक तरह से जिसे कहते हैं ना व्हाइट वॉश है, एक तरह से वो पर्दा ऊपर डालने की कोशिश है। हकीकी मानों में कहीं पे भी आपको शौक नजर नहीं आता। अगर आप इस तरह के लोगों से बात करें जिनका ये बैकग्राउंड है, आपको शौक नजर नहीं आता, उनके लिए ये मामूल की चीज है। पीटीआई के रहनुमा हमाद अजहर साहब के वालिद मियां अजहर साहब का इंतकाल हो गया था, आज उनका जनाजा था। हमाद अजहर साहब के ऊपर आपको पता है बहुत सारे मुकदमात हैं और खान साहब ने भी उन्हें कहा हुआ है कि अगर तुम पकड़े गए तो ये तुम्हारे साथ सलूक अच्छा नहीं करेंगे, लिहाजा तुमने सामने नहीं आना। लेकिन अपने वालिद के जनाजे को कंधा देने के लिए वो पहुंचे, उन्होंने नमाज जनाजा में शिरकत की और आखिरी खबरें आने तक कि उनको गिरफ्तार नहीं किया गया। उसके बाद वो वहां से चले गए। अब वला आलम जिस वक्त मैं ये व्लॉग बना रहा हूं उस वक्त तक की तो यही खबर है कि हमाद अजहर आए, उन्होंने जनाजा पढ़ा और उसके बाद वो दोबारा रूपोश हो गए हैं। पर हो सकता है कि उनके ऊपर नजर रखी हो और वो जहां पे जाके छुपेंगे या जहां पे भी वो हैं, शायद बाद में उनको वहां से गिरफ्तार कर लिया जाए। लेकिन फिलहाल ये है, खबर ये है कि हमाद अजहर ने तमाम तर इन मामलात के बावजूद अपने वालिद के जनाजे में शिरकत की है। DHA 5 इस्लामाबाद में कल आपने जो वीडियो देखी थी जिसमें गाड़ी एक बैग ही थी, उसमें एक रिटायर्ड कर्नल साहब थे और उनकी साहबजादी थी जो डॉक्टर हैं। अभी तक उनका पता नहीं चल सका, इतना ज्यादा पानी है। आप लोग बहुत ज्यादा एहतियात करें। शुमाली इलाका जात से भी बहुत सारी ऐसी वीडियोज आ रही हैं। अगर आपने कहीं पे भी जाना है पहले वेदर वगैरह चेक कर लें और अगर हो सके तो खुदारा कहीं पे भी ना जाएं, सुकून करें घर पे। इस वक्त जो हालात हैं, टू बी ऑनेस्ट, अगर कहीं पे खुदा न खास्ता आप फंस जाते हैं तो ये आप हालत देख सकते हैं कि शुमाली इलाका जात को तो आप छोड़ दें, DHA के अंदर इस तरह का जो है अफसोसनाक हादसा पेश आ गया। तो अपना भी ख्याल रखें, अपने घर वालों का भी ख्याल रखें। गैर जरूरी कहीं पे जाने की कोई जरूरत नहीं है। पंजाब के अंदर जनाब ये नई ट्राम सर्विस शुरू होने लगी है, ट्राम चलेगी, ये सामने आप देख सकते हैं। लाहौर के अंदर जनाब ये सर्विस चलाई जाएगी। लगता ही है कि पंजाब में सिर्फ लाहौर ही है, बाकी क्या भावलपुर नहीं है, मुल्तान नहीं है, दीगर शहर नहीं है। जनूबी पंजाब के अंदर तो हम देखते हैं कि उस तरह हमें तरक्की नजर नहीं आती, लेकिन लाहौर के अंदर बहुत सारे मंसूबे आ रहे हैं। अब ये मंसूबा कितने का हमें पड़ेगा, इसके ऊपर कितनी लागत आएगी, वो आने वाले दिनों में चीजें पता चलेंगी। लेकिन ये मंसूबा भी अब बताया जा रहा है कि लाहौर के अंदर शुरू किया जाएगा पंजाब की हुकूमत की जानिब से। अच्छा, दो केसेस में आपने देखा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लीडरान को सजाएं हुई हैं। अब उसके बाद खबर ये आ रही है, आज की खबर ये है कि 26 नवंबर के हवाले से जो केसेस हैं उसमें अब तेजी आएगी इस्लामाबाद के अंदर। ये सामने आप देख सकते हैं, एक्सप्रेस न्यूज इसको रिपोर्ट कर रहा है। 26 नवंबर एहतजाज के मुकदमात जल्द समाअत के लिए मुकर्रर, जजेस की छुट्टियां मनसूख कर दी गई, प्रोसिक्यूटर की दरखास्त कबूल। अली अमीन, उमर अयूब, असद कैसर, आरिफ अलवी समेत जो दीगर अदम गिरफ्तार मुलजमान हैं उन सब के वारंट भी जारी कर दिए गए हैं। तो अब ये मुकदमात में तेजी आएगी और इन मुकदमात को इसी तरीके से चलाया जाएगा। और एक और जो बड़ा इंपॉर्टेंट फैसला आ सकता है वो फैसलाबाद से है।
फैसला बाद में भी 9 मई के हवाले से एक केस चल रहा है जिसमें उमर अयूब साहब भी हैं, शिबली फराज साहब भी हैं, साहबजादा हामिद रजा साहब भी हैं और वहां से इन सारी मोअज़्ज़िज़ शख्सियात को भी सजाएं हो सकती हैं। फिर इस्लामाबाद में भी इन केसेस के हवाले से कहा जा रहा है कि अब तेजी आएगी, जल्दी ये केस मुकर्रर हो गया है, जजेस की छुट्टियां मनसूख कर दी गई हैं। ये सब कुछ हो रहा क्या है? ये बुनियादी तौर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर दबाव डालने की कोशिश है। ये वो जिसे कहते हैं ना फाइनल पुश है कि इमरान खान साहब के ऊपर दबाव डाला जाए और खान साहब जनाब अपने हाथ खड़े कर दें और माफी मांग लें और जो हुकूमत का वर्जन है उस वर्जन को वो कबूल कर लें। क्या ऐसा होगा? अभी मैं ये तो नहीं कह सकता। खान साहब के बेटे ने भी आज एक ट्वीट की हुई है अपने वालिद के लिए। उन्होंने अपनी ट्वीट के अंदर कहा, ये मेरे सामने ही वो ट्वीट पड़ी, मैंने प्रिंट भी उसका निकाला था। उन्होंने उर्दू में भी ट्वीट की और उन्होंने इंग्लिश में भी ट्वीट की। उर्दू में उन्होंने ट्वीट की है कि जी हमारे वालिद ने इस मुल्क के लिए सब कुछ कुर्बान कर दिया, अपनी राहत, सुकून, सलामती छोड़कर पाकिस्तान के मुस्तकबिल की खातिर जदोजहद की। आज वो खामोश कर दिए गए हैं, अजियत में हैं, कैद में हैं, हमसे मुकम्मल तौर पे जुदा कर दिए गए हैं। जब से हमें शऊर आया उन्होंने मुझे और मेरे भाई को सिखाया कि करप्ट हुकूमत कितनी तबाहकुन हो सकती है। वो ये बता रहे हैं कि हमारे वालिद ने बचपन से हमें बताया कि जनाब ये जो मसाइल हैं, पाकिस्तान में गुर्बत है, लोगों को दवाई नहीं मिलती, लोगों को रोटी नहीं मिलती, इसकी बुनियादी वजह यहाँ की करप्ट हुकूमतें। वो अपने बच्चों को भी बचपन से यही बताते आ रहे हैं। उन्होंने अपनी ट्वीट के अंदर ये लिखा। आगे वो लिखते हैं कि आज उन पर उसी तरह का इल्जाम लगा दिया गया है जो यकीनन एक सफाक और नाकाबिले बर्दाश्त सितम ज़रीफी है। तो वो ये कह रहे हैं कि जिस शख्स ने सारी जिंदगी करप्शन के खिलाफ बात की, इस सिस्टम के अंदर जो खराबियां हैं उनके हवाले से बात की, आज वो सारी चीजें, वो सारे इल्जामात उसके ऊपर लगा दिए गए। ये कैसी सितम ज़रीफी है? अच्छा, अब ये जो सब कुछ हो रहा है, अब हुकूमत वाले कह रहे हैं जी ये तो बड़ा कानूनी अमल चल रहा है, अदालतें फैसले कर रही हैं, हमारा इससे कोई ताल्लुक नहीं है। मियाँ साहब बिल्कुल साइड पे। अक्सर लोग कहते हैं जी मियाँ साहब को वो जेल जाने के लिए तैयार है। आपको याद होगा एक खबर भी आई थी, कामरान शाहिद साहब ने दी थी और मैंने आपको उस वक्त भी ये बताया था, आप जाके मेरा ब्लॉग देख लें, कि मियाँ साहब जो है ये इस तरह की खबर सिर्फ उनकी जो जिसे कहते हैं रेपुटेशन बिल्ड करने के लिए उनकी जमात या उनके किसी करीबी साथी ने किसी सर्कल के अंदर उड़ाई होगी। मियाँ साहब इस निज़ाम के अंदर सबसे बड़े बेनिफिशरी हैं और ये जो कुछ भी हो रहा है, जो इमरान खान के साथ हो रहा है, मियाँ साहब इससे मुकम्मल तौर पर मुतमईन है। क्या मियाँ साहब वो जो मैंडेट है वो उनके हवाले करेंगे? आज मियाँ साहब की साहबजादी वजीर आला है, मियाँ साहब के भाई वजीर आजम है। तो जो लोग आपको ये कहते हैं जी मियाँ साहब बड़े नाराज हैं, उनसे मिलना चाहिए, वो जमहूरियत की बात करते हैं, भाई जो जमहूरियत की बात करते तो वो क्या इस तरह जो है वो चलाते सारे निजाम को? क्या वो इस तरह मान जाते? तो कोई अगर आपको ये कहता है कि जनाब ये सियासी जमातों का इसमें किरदार नहीं है, पीपल्स पार्टी वाले बड़े जमहूरियत की बात कर रहे हैं, मियाँ साहब बड़े जमहूरियत की बात कर रहे हैं, नहीं, इनको पता है कि ये इमरान खान साहब का उस तरह सियासी मुकाबला नहीं कर सकते और ये इमरान खान साहब को इंतजामी एतबार से खत्म करवाना चाहते हैं। यानी इनकी जमात के लीडरान को सजाएं हो जाएं, ये सारी जमात तितर बितर हो जाए और हमारे पास वोट बैंक आ जाए। ऐसा तो नहीं होगा, पर ख्वाहिश इनकी यही है। और इस सारी चीज में ये जो जितनी भी इनकी सियासी क़यादत है ये ऑन बोर्ड है, ये इनकी मुकम्मल मर्जी से हो रहा है और इसके ऊपर ये बड़े इत्मीनान का इजहार भी करते हैं कि जनाब ऐसा होगा तो हमारे लिए गुंजाइश बनेगी। बहुत सारी ऐसी सीटें हैं जिस पे फॉर्म 45-47 की बहस है, उसके ऊपर इन्होंने कितना सारा प्रिंसिपल स्टांस लिया, कौन सा इतना बड़े असूलों और ज़ाब्तों के मुताबिक कोई मौक़िफ़ अपनाया। तो ये जो कहा जाता है कि जी मियाँ साहब का अभी भी दिल वोट की इज्जत में फंसा हुआ है और वो इमरान खान साहब के साथ ज्यादती हो रही है तो वो उनसे मिलने भी चले जाएंगे, मुझे ऐसी सूरत हाल नजर नहीं आती। ये जो कुछ भी हो रहा है, ठीक हो रहा है, गलत हो रहा है, वो एक अलग बहस है। ये मियाँ साहब के आशीर्वाद से हो रहा है, चाहे वो पंजाब के अंदर हो रहा हो, चाहे वो वफाक के अंदर हो रहा हो। 26वीं आईनी तरमीम आती है तो मियाँ साहब आधी रात को जनाब उठ के पार्लियामेंट में आ जाते। उन्होंने पूछा नहीं कि ये तरमीम कैसे लाई जा रही है, इससे अदलिया को क्या नुकसान होगा, इससे जो है क्या मुल्क के अंदर इंसाफ हो सकेगा, इससे क्या मुल्क को फायदा होगा। कितनी बहस में उन्होंने हिस्सा लिया, लेकिन वो आधी रात को पार्लियामेंट पहुंच गए। इसीलिए मैंने उस दिन एक टीवी प्रोग्राम में भी कहा था कि 27वीं तरमीम भी ऐसे ही होगी कि मियाँ साहब को उठाया जाएगा और आधी रात को वो पार्लियामेंट में पहुंच जाएंगे। तो इस सारी चीजों के अंदर इनकी रजामंदी शामिल है। जो आपको ये चूरन बेच रहे हैं कि जनाब वो ऐसा है तो वैसा है, ऐसी कोई सूरत हाल नहीं है। ये बिल्कुल मिल के प्लानिंग के तहत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ ये सब कुछ किया जा रहा है, क्योंकि ये इसको एक बड़ा सियासी चैलेंज समझते हैं अपने लिए।
شوگر ملز کے حوالے سے جناب ایکسپریس نیوز رپورٹ کر رہا ہے کہ یہ انکشاف ہوا ہے کہ شوگر ملز کے جو مالکان ہیں انہوں نے 15 ارب روپے بینکوں کے واپس نہیں کیے. اب شوگر کے ساتھ جو اس ملک کے اندر ہو رہا ہے، جب 45 روپے سے 60 روپے شوگر ہوئی تھی تو صحافی جا کے سوال کرتے تھے، بار بار کہتے تھے شوگر بڑی مہنگی ہو گئی، چینی بڑی مہنگی ہوگی. ابھی دیکھیں آپ چینی کتنے کی آپ کو مل رہی ہے، 180 کی نہیں مل رہی، 185 کی کہیں پہ نہیں مل رہی. کچھ جگہوں کے اوپر تو ہم نے سنا کہ چینی 200 سے اوپر بھی گئی. اور یہ انہوں نے پہلے ایکسپورٹ کرنے کی اجازت دی، اب امپورٹ کرنے کی اجازت دی جا رہی ہے. اور پھر پتہ چل رہا ہے کہ شوگر مل کے جو مالکان ہیں ملز کے، انہوں نے 15 ارب روپیہ بینکوں کا بھی دینا ہے. یہ بڑا ایک پروٹیکٹڈ قسم کا گروپ ہے جو شوگر ملز اون کرتے ہیں. اس کو ڈی ریگولیٹ کیوں نہیں کیا جاتا؟ کیوں حکومت اس کی قیمت وہ کرتی ہے، اس کا تعین کرتی ہے؟ گندم تو یہ نہیں خریدتے، گندم کی قیمت کا تو یہ تعین نہیں کرتے. گندم کو کہتے ہیں ہم نے ڈی ریگولائز کر دیا. جو عام کسان ہے، یہ 4-5 خاندانوں کی یا 8 خاندانوں کی شوگر ملیں، اس کو اتنا زیادہ تحفظ کیوں دیا جاتا ہے؟ آپ اس کو ڈی ریگولائز کر دیں، جس کا دل ہے وہ شوگر مل لگائے، جس نے باہر سے شوگر امپورٹ کرنی ہے وہ باہر سے امپورٹ کر لے، پرائیویٹ طریقے سے بیچے، جو مرضی کرے. یہ کیوں ان کو اتنا زیادہ پروفٹ دیا جاتا ہے کہ پہلے جو ان کو اجازت دی گئی اس وقت رپورٹ ہوا کہ تقریباً انہوں نے $350 ملین کی شوگر ایکسپورٹ کی ہے. اب کہا جا رہا ہے کہ جی 5 لاکھ ٹن شوگر ہمیں امپورٹ کرنی پڑے گی، اور بائی دا ٹائم وہ امپورٹ ہوگی اگلی جو فصل تیار ہوئی ہوگی پھر اگین کسان کو قیمت نہیں ملے گی. تو اس کو دیکھنے کی ضرورت ہے کہ کیا یہ کوئی اتنی بڑی قومی یہ کوئی چیز ہے، کوئی ایسا مسئلہ ہے، کوئی ہمارے دفاع کا ایشو ہے کہ جناب اس چیز کو ہم پرائیویٹائز نہیں کر سکتے؟ یہ کوئی اسٹریٹجک ہمارا ایسٹ تو نہیں ہے. پرائیویٹائز تو یہ ویسے ہی ہے، اس کو ڈی ریگولائز کریں. اس کے اوپر کسی قسم کا کوئی حکومتی کنٹرول نہ ہو، کسی قسم کا کوئی جو ہے پروٹیکشن نہ دی جائے شوگر مل مالکان کو. اگر ایک شخص اٹھتا ہے، اگر میں چاہتا ہوں کل میں برازیل سے 5 لاکھ ٹن خود ہی منگوا لوں چینی اور جتنی مرضی کی یہاں پہ بیچوں، چینی آ جائے گی، بہت سارے لوگ منگوا لیں گے، خود ہی چینی سستی ہو جائے گی. یہ بلیک میل کرتے ہیں مارکیٹ کو بھی، یہ بلیک میل کرتے ہیں حکومت کو بھی، اور حکومت تو ویسے بھی ان کی ہے. اس میں جو جتنے بھی یہ بڑے بڑے لیڈران ہیں ان سب کی اپنی شوگر ملیں ان کے خاندانوں کی. تو اب حالت یہ دیکھیں کہ ایک طرف عوام کو بھی چونا، ایک طرف عوام کے ساتھ بھی زیادتی، اربوں کئی 100 ارب کا پروفٹ، اور دوسری جانب جو ان کے اوپر لائبلٹیز ہیں وہ بھی یہ پے نہیں کرتے. اس چیز کا بھی انکشاف ہو رہا ہے کہ جناب 15 ارب روپے سے زائد قرضے جو ہیں انہوں نے واپس نہیں کیے. اچھا، اب یہ جو حالات ہیں ہمارے ملک کے، اس کی وجہ سے یقیناً عوام کے اوپر بھی اثر پڑتا ہے. انڈیپینڈنٹ اردو نے ایک سٹوری کی ہے، اس سٹوری کے مطابق یہ اعداد و شمار ہیں، اقوام متحدہ کے اعداد و شمار ہیں، وہ ملک جہاں سے لوگ تیزی سے ترک وطن کر رہے ہیں، وہ ممالک جہاں سے لوگ بھاگ رہے ہیں تیزی سے، وہ کہہ رہے ہیں کہ جناب یہاں پہ کچھ نہیں بچا، یہاں سے نکلو، اپنے مستقبل کو محفوظ کرو. اگر آپ ان ملکوں کا جائزہ لیں، ان کے مطابق سال 2024 میں اگر آپ تمام ممالک کا جائزہ لیں کہ کس ملک سے کتنے لوگ نکلے، اس میں ماشاءاللہ 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 اللہ نظر بد سے بچائے میرا اور آپ کا ملک پاکستان نمبر 1 پہ ہے. 16 لاکھ لوگوں نے پاکستان سے نکلنا مناسب سمجھا. انڈیا جہاں پہ 1.5 ارب آبادی ہے، بہت سارے مسائل ہیں، وہاں سے تقریباً 9 لاکھ لوگ ملک چھوڑ کے گئے. بنگلہ دیش سے تقریباً 5.5 لاکھ لوگ ملک چھوڑ کے گئے. چین سے جہاں پہ اتنی زیادہ آبادی ہے 5.5 لاکھ کے قریب لوگ ملک چھوڑ کے گئے. اسی طریقے سے اس میں دیگر ممالک بھی ہیں، برازیل سے تقریباً 2.5 لاکھ، وینزویلا سے 1 لاکھ، میکسیکو سے تقریباً 1 لاکھ، ترکی سے تقریباً 3 لاکھ، یونان سے تقریباً 1.5 لاکھ، سوڈان سے پاکستان کے قریب اگر کوئی پہنچا ہے تو سوڈان جناب ساؤتھ سوڈان اور سوڈان، وہ سارے وہاں پہ جو مسائل چل رہے ہیں آپ کو پتہ ہی ہوگا. سوڈان سے 14 لاکھ لوگ نکلے ہیں. لیکن میرا آپ کا جو ہمارا ملک ہے، تجربہ کاروں کا جو ملک ہے، جہاں پہ تجربہ کاروں کی حکومت ہے، وہاں سے 16 لاکھ پاکستانی جو ہیں وہ ملک چھوڑ کے چلے گئے ہیں. اس میں برین ڈرین بھی ہو رہا ہے، پڑھے لکھے لوگ بھی جا رہے ہیں، ویسے لوگ محنت مزدوری کرنے بھی جا رہے ہیں. اس کی کیا وجہ ہے؟ اکنامک فیکٹرز بھی ہیں، سیاسی فیکٹرز بھی ہیں، دیگر مسائل بھی ہیں، روزگار کے مسائل ہیں، جس کی وجہ سے لوگ جو ہے پھر دیگر ممالک میں جا کے کوئی روزگار تلاش کر رہا ہے، کوئی تعلیم کے لیے جا رہا ہے، کوئی اپنی زندگی کو محفوظ کرنے کے لیے جا رہا ہے. کل ہی میں نے آپ کے ساتھ خبر شیئر کی تھی کہ 24-25 میں 25 کے مارچ تک برطانیہ میں سب سے زیادہ سیاسی پناہ لینے والے جو لوگ ہیں ان کا تعلق پاکستان سے ہے. سب سے زیادہ سیاسی پناہ لینے والے لوگوں کا تعلق پاکستان سے تھا. یہ جو پچھلا سال فائنینشل ایئر گزرا ہے 2024 سے 25 کے مارچ تک. افغانستان سے بھی زیادہ جنگ وہاں پہ لگی ہوئی ہے.
وہاں پہ جو کچھ ہوتا رہا، لیکن زیادہ پاکستانیوں نے جا کے وہاں پہ سیاسی پناہ کلیم کی ہے۔ اس سے آپ اندازہ لگا لیں کہ بہتری کے دعوے، معیشت کی بہتری کے دعوے، لیکن زمینی حقائق تو کچھ اور ہی بتا رہے ہیں، اور یہاں پہ سیاسی مخالفین کو سزائیں دلوا کے بغلیں بجائی جا رہی ہیں اور کہا جا رہا ہے کہ جناب یہ دیکھیں یہ ہو گیا اور وہ ہو گیا۔ لیکن غور کرنے کی ضرورت ہے ہم سب کو کہ اس ساری صورتحال کے اندر کیا ملک کی سمت جو ہے وہ درست ہے یا ہم کسی غلط طرف جا رہے ہیں، کہ ایسے ہم اس کو بہتر کر سکتے ہیں۔ ان ساری چیزوں پہ ہم سب کو غور کرنے کی ضرورت ہے۔ بہت جلدی آپ سب دوستوں سے دوبارہ ملاقات ہوگی۔ تھینک یو ویری مچ۔